Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss types of companies. So इससे previous video में भी हमने types of companies को discuss किया था on various basis. तो अब यहाँ पे हम discuss करेंगे remaining kinds of companies जो जिसमें पहले है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी। तो आप हम गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं? तो जो गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर है। तो अब एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनमें एटलीस्ट 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका कम से कम 51% जो शेयर है वो यहाँ पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकता है, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है। वो 51% ऑफ द शेयर जो है वो पेड अप कैपिटल के अंदर, तो उनको हम कहेंगे कि वो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए वहाँ पर 51% शेयर जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, या फिर पार्टली हेल्ड बाय बोथ भी हो सकता है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। तो अब यहाँ पे सब्सिडरी जो होगी किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की तो उसको भी हम एक गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है, इस गवर्नमेंट कंपनी के अगर कोई सब्सिडरी है तो इस सब्सिडरी को हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था वहाँ पे पब्लिक कंपनी के केस में, जिसमें अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी होती है तो उस सब्सिडरी को हम पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करते हैं। तो वही सेम केस यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी हम जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही कंसिडर करेंगे। तो अब ये तो हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी कि हम गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं। यहाँ पे हमने दो मेन चीज़ें देखी जिनमें हमने देखा कि यहाँ पे 51% शेयर जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन कर सकती है, और यहाँ पे ये जो सब्सिडरी होगी वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मॉल कंपनी। तो आपको याद होगा ही हमने प्राइवेट कंपनी में डिस्कस किया था कि जो स्मॉल कंपनी होती है वो ही प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्मॉल कंपनीज़ जो हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में इसके प्रोविजंस हैं। यहाँ पे द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन ₹50 लाख। तो अब यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल होती है वो यहाँ पे नॉट मोर देन 50 लाख होती है, इससे कम ही होनी चाहिए, और जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा तो उसमें भी यहाँ पे एक लिमिट है विच इज़ ₹5 करोड़। तो 5 करोड़ से ज़्यादा भी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए उसकी पेड अप शेयर कैपिटल। तो तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक स्मॉल कंपनी है, और ये जो स्मॉल कंपनी है वो प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं। तो अब यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे टर्नओवर भी जो है वो नॉट मोर देन ₹2 करोड़ है, और जो भी प्रेस्क्राइब की जाएगी हायर लिमिट वो लिमिट भी यहाँ पे ₹20 करोड़ से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक स्मॉल कंपनी है। तो अब यहाँ पे शुड नॉट बी अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तो अब यहाँ पे जो भी स्मॉल कंपनी होगी वो कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती और वो सब्सिडरी कंपनी भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे यही प्रोविज़न है कि यहाँ पे जो स्मॉल कंपनी होगी वो एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें वो ना होल्डिंग कंपनी बन सकती है और ना ही वो एक सब्सिडरी कंपनी बन पाएगी। मतलब वो ना ही अपनी सब्सिडरी को ओन कर पाएगी, होल्डिंग कंपनी भी नहीं बन पाएगी और उसको भी कोई ओन नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो एक सब्सिडरी कंपनी भी नहीं बन सकती। तो उसी को हम एक स्मॉल कंपनी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, 50 लाख तक उसकी पेड अप शेयर कैपिटल हो सकती है, 2 करोड़ से कम उसका टर्नओवर होना चाहिए, और वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम एक स्मॉल कंपनी जो है वो बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर गिवन है। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अब कोई भी कंपनी जो है अगर वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है,
इंडिया के अंदर उसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो नहीं हुआ, मतलब वो जो स्टार्ट है वो यहाँ इंडिया के अंदर नहीं हुई है। विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है। लेट्स से यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन उसका आउटसाइड इंडिया हुआ है, पर उसका जो प्लेस ऑफ वर्क है और प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है, तो फिर इस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। तो अब वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी का, वो यहाँ पे कंडक्टेड बाय इट्स एजेंट भी हो सकता है कि कोई उस कंपनी का जो एजेंट है वो वहाँ पे बिजनेस कंडक्ट कर रहा है फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे, या फिर वो खुद भी वो बिजनेस जो है वो कैरी आउट कर रही हो सकती है। कंडक्टेड बाय इट्स एजेंट और बाय हिमसेल्फ, वो कंपनी खुद भी इंडिया में अपना बिजनेस जो है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसको कंडक्ट कर रही हो सकती है। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया। तो अब वो जो बिजनेस है वो या तो फिजिकली कंडक्ट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, कि वो इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में बिजनेस कर रही है या फिर फिजिकली भी कर रही हो सकती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस कंडीशन हो जाएगी फिजिकल के केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि उसका जो प्लेस ऑफ वर्क है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो इंडिया के अंदर है। तो अब ये जो इंडिया के अंदर उसका बिजनेस है तो वो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी वो ऑपरेट कर रही हो सकती है इंडिया के अंदर, तो तब भी हम उसको एक फॉरेन कंपनी ही बोलेंगे। लेकिन उसका अब जो बिजनेस है वो इंडिया में होना चाहिए, कि वो ऑपरेट तो बाहर से कर रही है लेकिन उसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे इंडिया से चल रहा है, तो तब हम उसको एक फॉरेन कंपनी जो है वो कंसिडर करेंगे, जो कि आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे डोरमेंट कंपनीज, सेक्शन 455 है यहाँ पे डोरमेंट कंपनीज का। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो अब ये जो डोरमेंट कंपनी होती हैं वो यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर्म की जाती हैं, इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। लेट्स से कोई भी एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है और हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है यहाँ पे, तो हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसके लिए एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में जाके डिसॉल्व हो जाने वाली होती है, क्योंकि जब ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस कंपनी को डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो इन्हीं कंपनीज़ को हम डोरमेंट कंपनीज़ बोलते हैं, जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म की जाती हैं, इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे इसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होती। और ये क्यों फॉर्म की जाती हैं? यहाँ पे होल्ड करने के लिए किसी भी एसेट को या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। तो आपको याद होगा कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इस एक्ट को डिस्कस किया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डोरमेंट कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती हैं, या फिर एसेट्स को होल्ड करने के लिए बनाई जाती हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाई जाती हैं। और यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे डोरमेंट कंपनीज़ जो हैं वो नहीं करती। तो इन्हीं को हम डोरमेंट कंपनीज़ बोलते हैं। और इसका सेक्शन हमें ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है, 455। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे निधि कंपनीज, सेक्शन 406। तो अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग। अब ये जो कंपनीज हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं एक ऑब्जेक्टिव को लेकर, और वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग की हैबिट को यहाँ पे कल्टिवेट करने के लिए निधि कंपनीज को फॉर्म किया जाता है। सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर्स, सेविंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इसके मेंबर्स के बीच में निधि कंपनीज को फॉर्म किया जाता है। तो आपको इसका जो बेसिक एग्जांपल है वो यहाँ पे है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स जो है वो वहाँ पे उसको कलेक्ट करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो भी मेंबर होगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो वहाँ पे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से एज लोन ले पाए और बाद में उसको रिटर्न कर दे। तो इसीलिए वैसे ही यहाँ पर निधि कंपनीज़ का भी केस है। यहाँ पे भी जो सेविंग है उसको प्रमोट करता है ये अमंगस्ट इट्स मेंबर्स।
रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स, जो कि हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे अगर यहाँ पे मान लेते हैं 3 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे इन 3 मेंबर्स से ये मान लेते हैं ये जो निधि कंपनी है वो फॉर्म हुई है, और यहाँ पे ये जो 3 मेंबर्स हैं ये अपनी सेविंग्स जो हैं वो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे निधि कंपनीज़ के अंदर, और बाद में अगर किसी भी एक मेंबर को अगर रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, तो फिर ये मेंबर जो है वो यहाँ पे निधि कंपनी से लोन ले सकता है। मतलब ये जो दोनों मेंबर होंगे ये लेंड कर देंगे वो जो भी कलेक्शन हुई होगी सेविंग्स के थ्रू, ताकि ये पर्सन जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए और बाद में उस लोन को रिटर्न कर पाए। तो इसीलिए रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही ये जो निधि कंपनीज़ हैं वो काम करती हैं। तो अब ये तो था निधि कंपनीज़ के अंदर, जो कि सेक्शन 406 के अंदर आती हैं। लास्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनको प्रॉफिट के लिए नहीं फॉर्म किया जाता, वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म की जाती हैं। तो ऐसा भी एक टाइप ऑफ कंपनी होता है यहाँ पर, जो कि सेक्शन 8 में कवर किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज़ क्या होते हैं, कितने टाइप की कंपनीज़ जो हैं वो फॉर्म हो सकती हैं अंडर कंपनीज़ एक्ट 2013। तो अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं। और ये जो रिमेनिंग टाइप ऑफ कंपनीज़ थे जिसमें गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेंट कंपनी, निधि कंपनीज़ और जो कंपनीज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म की जाती हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रोविजंस जो हैं द कंपनीज एक्ट 2013 के नेक्स्ट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।